अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उससे अगला कल हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट एफएससी फिज़िक्स का जो चैप्टर 2 था फर्स्ट ईयर का, उसका कल हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेक्टर को पढ़ा था और एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ा था। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हमने पढ़ा था, उसमें एक पॉइंट जो था वो रह गया था। ठीक है, कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कम्यूटेटिव उस वक्त होती है, ठीक है, जब क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उनको ऐड किया जाए, एक उनकी जगह चेंज करके, तो आंसर सेम आए। जैसे कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 + 3 = 3 + 2 हो, ठीक है, तो इस अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती हो तो इसको बोल देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो वेक्टर्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, कि मतलब अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए और बी हैं, ठीक है, जब भी आप क्या करते हो a + b करते हो तो वो हमेशा इक्वल होगा b + a के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की। तो उसने कहा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। किस तरह से होल्ड करती है, देखिए हमने दो वेक्टर्स लिए थे, ये मेरे पास a था, ठीक है, और ये मैं कह देता हूँ मेरे पास b है। ठीक है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ड्रा कर देते हैं वैसे कि वैसे। पहले मैं a को ऐड कर देता हूँ, ये बिल्कुल यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास a है। अब हेड टू टेल रूल से हम इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल से, तो पहले a को ड्रा कर लेंगे, ये a आ गया। फिर क्या करेंगे, b को ड्रा करेंगे, ये b आ गया, ये a आ गया। अब तीसरा हमारे पास क्या आएगा, इनको रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट किस तरह से बनाते थे हम, कि हेड से उसका टेल से, पहले के टेल से उसकी टेल स्टार्ट होती थी और आखिरी के हेड से उसका हेड मीट करता था। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट था जो कि इक्वल होगा a + b के। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारे पास a + b है। अब b + a लेते हैं, तो b + a के लिए आपको क्या क्या करते हैं, पहले हम ड्रा करते हैं b को। ठीक है, b को ड्रा करते हैं, ये हमारे पास आ गया b। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, a को ड्रा करेंगे, ये मेरे पास आ गया a, ये मेरे पास b है। तो फिर जब रिजल्टेंट आएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया r, जो कि इक्वल होगा a + b के। ठीक है, तो b + a के, ये हमारे पास किसके इक्वल आया, b + a के। ठीक है, तो ये दोनों आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए इसकी डायरेक्शन भी यूं ही है और इसकी डायरेक्शन भी यूं ही है, तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि a + b b + a के इक्वल होता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। अब उसके बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, सिंपली एडिशन से ही असल में सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे वेक्टर में से। ठीक है, जैसे कि ये मैं कहता हूँ मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। अब आपने क्या करना है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, b का नेगेटिव बना लेना है। नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाना है b का, कि इसी b की डायरेक्शन को चेंज कर देना है, तो वो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। ठीक है, कि अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कुछ ना कहा जाए और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, तो वो उसका क्या बन जाता है, अपोजिट बन जाता है, तो नेगेटिव b बन गया। अब a और -b को ऐड कर लो तो ये सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, कि असल में जो सब्ट्रैक्शन है वेक्टर्स की वो किस तरह से होती है, कि एक वेक्टर का आप क्या कर लो, उसका उलट ले लो, ठीक है, उसका अपोजिट ले लो और उन दोनों को ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाती है, सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी कि ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या आ गया, b आ गया, -b आ गया। ठीक है, ये हमारे पास a था, ये हमारे पास -b आ गया। अब ये रिजल्टेंट आ जाएगा r, तो ये किसके इक्वल है, असल में ये इक्वल है a - b के, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं a + -b। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो ये सब्ट्रैक्शन है वेक्टर्स की।
ठीक है। तो उसके बाद जो हम आगे देखेंगे, आगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के, अगर आपके पास वेक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, मतलब कि वेक्टर के साथ अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, वेक्टर्स के प्रोडक्ट को बाद में देखेंगे कि वेक्टर्स आपस में कब मल्टीप्लाई होते हैं। अगर वेक्टर के साथ कोई हम दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो स्केलर होता है, ठीक है, नंबर स्केलर नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सारे ये स्केलर नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम कोई स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए अगर आपके पास कोई वेक्टर है a, ठीक है, अगर आपके पास कोई वेक्टर है a, आप इसको किसी नंबर स्केलर n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास n a बन जाएगा। अब इससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखें जितना आपका ये n नंबर होगा उतने टाइम ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो हमारे पास नया वेक्टर आएगा वो n a होगा, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, वो डिपेंड करेगी इस n नंबर के ऊपर। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये a है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, a कोई भी वेक्टर है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। तो जब आप स्केलर नंबर से, अगर तो आप प्लस वाले स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती, चेंज हो जाती, फिर ये किस तरफ हो जाता, इस तरह से हो जाता अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर असर पड़ता है अगर प्लस वाला नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है नए वेक्टर की, और उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो और अगर आप जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर तो वो कोई क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर जो हमारा वेक्टर होगा वो एक नई क्वांटिटी में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हम कह देते हैं कि हमारे पास जो m है वो कोई नंबर है, किस तरह का नंबर है, देखिए मैं कह देता हूँ कि जो मेरे पास n है वो इक्वल है मैस के, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, मैस है, जैसे कि हम कहते हैं 5 kg, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि अगर n जो है आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई m है, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैस है जैसे कि, तो जब आप इसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक नई क्वांटिटी बन जाएगी। जैसे कि ये मेरे पास थी वेलोसिटी, ठीक है, ये मेरे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को जब मैं मैस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है। अब मैस और ये है हालांकि स्केलर, ठीक है, इससे इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या बन गई है, एक नई क्वांटिटी बन गई है, एक नई क्वांटिटी बन गई है। और इसकी जो डायमेंशन होगी, ठीक है, डायमेंशंस को आप अगले चैप्टर में, अगला जो आपका FSC पार्ट 2 है, ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे कि अब ये जो डायमेंशन है ये आपने पढ़ ली, ठीक है, कि डायमेंशंस क्या है। डायमेंशन को हम इसी फर्स्ट ईयर में पहले चैप्टर में पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। अब इसकी डायमेंशंस जो होंगी, जो नया बनेगा, नई क्वांटिटी आपकी बनती है, उसकी जो डायमेंशन है असल में वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी जो आपकी 2 क्वांटिटीज़ थी उनकी जो डायमेंशंस थी उनके प्रोडक्ट के। देखिए बात को समझे, मेरे पास एक नई क्वांटिटी बनी है ये mv, मोमेंटम की, इसकी डायमेंशन क्या है, मैस की। mv की डायमेंशन अगर हम बनाते हैं तो मैस के लिए हम कैपिटल M यूज़ कर लेते हैं, और v क्या होता है, v असल में होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मीटर के लिए जो डायमेंशन है वो l है, लेंथ होती है, और सेकंड टाइम की जो डायमेंशन है वो t है, तो t के ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखता हूँ तो ये मेरे पास बनती है mlt इनवर्स, ठीक है, ये किसकी है, मोमेंटम की, ये इसका है, और मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो भी यही होती है mlt इनवर्स, ठीक है। तो असल में वो कहता है कि जब आप किसी क्वांटिटी के साथ कोई n जो आपके पास, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो स्केलर की किसी वेक्टर के साथ, अगर तो वो आपकी कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नंबर है, तो फिर जस्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता होता है। लेकिन अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो किसी वेक्टर को, तो फिर आपके पास एक वो नई क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है,
और उसकी जो डायमेंशंस होती हैं, जो नई क्वांटिटी बनती हैं, वो किसके इक्वल होती हैं? जो दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं उनकी जो डायमेंशंस का प्रोडक्ट है वो उसके इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और उसके बाद अगला जो हमारे पास जो है वो है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो है असल में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है कि यूनिट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। कि यूनिट वेक्टर क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है। अब जो आपके पास कोई भी वेक्टर है, ये जैसे कि ए ही है, ठीक है। जैसे कि ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये ए कोई वेक्टर है, ठीक है। अब ए का जब मैं यूनिट वेक्टर लूँगा ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो ए की होगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले रहे हो, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहता हूँ इसकी मैग्नीट्यूड मैं कहता हूँ कि 5 है, लेकिन जब इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन जब मैं इसका यूनिट वेक्टर लूँगा ना, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और उसकी डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यही वाली होगी। अपनी यूनिट वेक्टर को फाइंड किस तरह? असल में फिर अगर आपको यही वेक्टर चाहिए होगा ना, इस वेक्टर को फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाए, ठीक है। इसको ज़रा मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है? वेक्टर है ए, ठीक है। ए वेक्टर है। अब ये ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा यूनिट वेक्टर के। ए का जो यूनिट वेक्टर है इसको किस तरह से शो किया जाता है? इसके ऊपर एक हम कैप सी बना देते हैं, हेड सी बना देते हैं, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर को जहाँ पे भी वेक्टर के ऊपर हेड लगी होगी वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। ए वेक्टर आपका इक्वल होगा ए के यूनिट वेक्टर के और साथ में ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और ये आपके पास क्या है? ए की मैग्नीट्यूड है। अब यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का तरीका क्या है? यहीं से देखें कि यूनिट वेक्टर अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास जो आपका वेक्टर है ए, उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो उसका क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब उसके बाद हमारे पास हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े थे। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमारे पास एक एक्स हमने पढ़ा, हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक हमारे पास क्या होता है? जी एक्सिस होता है। और ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये इनके ऊपर क्या है? जी एक्सिस। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस एक्स एक्सिस के अलावा जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा आई होगा। वाई एक्सिस के अलावा जो आपका यूनिट वेक्टर होगा उसको हमेशा जे के साथ डिनोट किया जाएगा, जे के ऊपर एक छोटी सी कैप। और जी एक्सिस के अलावा जो आपका यूनिट वेक्टर होगा उसको हमेशा किससे डिनोट किया जाएगा? उसको हमेशा के ऊपर हेड लगा के डिनोट किया जाएगा। कि अगर आपके पास जी एक्सिस है तो जी एक्सिस के अलावा हमेशा के यूनिट वेक्टर होगा, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अलावा हमेशा जे यूनिट वेक्टर होगा, और अगर आपके पास एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलावा हमेशा क्या होगा? आई यूनिट वेक्टर होगा। उसके बाद आते हैं हम, हमारे पास अब अगला जो डेफिनेशन है वो है नल वेक्टर की। कि नल वेक्टर क्या होता है? देखिए, नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 0 होती है कि और उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। अब नल वेक्टर कहाँ से आता है? देखिए, अगर मेरे पास ये ए है, ठीक है, ए का मैं नेगेटिव ले लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? -a आ जाएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, a प्लस इंटू -a, ये सब्ट्रैक्शन भी यहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा, ठीक है। नल वेक्टर जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 0 होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्रेरी होगी। अक्सर जो गलती की जाती है वो नल वेक्टर को आप जस्ट 0 लिख देते हो कि ये क्या है? 0 के इक्वल है। ये 0 मैग्नीट्यूड है। जब भी यहाँ से ऐसे लिखा रहेगा तो गलत होगा। आपने जब नल वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर 0 के ऊपर आपने क्या लगाना है? एरो लगाना है, ठीक है। जिस तरह से हम वेक्टर के ऊपर लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। ये आज छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है,
रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट को हम डिस्कस करना भूल गए। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है हमारे पास? रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सेम होता है। ये रिजल्टेंट, इसका इफ़ेक्ट वही होगा जो ए और बी का इफ़ेक्ट मिलाने से मिलता है। ठीक है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर जो इफ़ेक्ट करेंगे वो आर भी वही इफ़ेक्ट करेगा। तो असल में ये रिजल्टेंट क्या होता है? कंबाइन इफेक्ट होता है। जितने भी वेक्टर्स को इकट्ठा किया गया होता है, ऐड किया गया होता है, उनका सबका जो कंबाइन इफेक्ट होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन पढ़ी, रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, यूनिट वेक्टर को पढ़ा, उसके बाद नल वेक्टर को पढ़ा। कल हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।